हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, नमस्ते। मैं हूं विष्णु सर। स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास दशंभव बीच 34th क्लास है हमारी, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस देता है हमेशा। उस टॉपिक का नाम है टेंशन। तो आज पढ़ने वाले हम टेंशन फोर्स के बारे में, साथ में हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो, और साथ में हम पढ़ेंगे मंत्राज, सब स्पेशल कॉन्सेप्ट जो हमारे मेथड को आसान बनाते हैं, फिजिक्स को आसान बनाते हैं। किसी भी डिफिकल्ट सवाल को समझने के लिए और उसे करने के लिए जो प्रोसेस लगता है, जो लेंदी प्रोसेस है, जो दिमाग घुमाता है, उस प्रोसेस को आसान बनाते हैं ताकि हम चुटकियों में सवालों को सॉल्व कर सकें। तो हम उन मंत्रास की बात करने वाले। आज की पूरी क्लास टेंशन फोर्स पर बेस्ड होगी, क्योंकि टेंशन फोर्स से रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम दो फोर्सेस की बात करेंगे, जहां हम बात करेंगे नॉर्मल फोर्स की और साथ में बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स की। ठीक है, आज की क्लास में टेंशन, पुली यानी एटवुड मशीन, सब कुछ इंक्लाइन प्लेन की बात कर लो, मतलब ए टू जेड टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं, जिसमें हम ज़्यादातर बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियरली समझ में आ जाए और आप सवाल ना छोड़ के आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टेंशन से आने वाले सवाल इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि आपको छोड़ने की जरूरत पड़े। इतने आसान सवाल होते हैं कि जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, भाई समझ में सब कुछ आ रखा है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम यदि क्लियर है, तो ये समझ लीजिए कि आप सवाल जो है फटाक से करके आएंगे और 100% परफेक्टली सही करके आएंगे। यानी आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, आज की जो क्लास होने वाली है, ये वाली क्लास आपकी मार्क्स गेनिंग क्लास है। ठीक है, मार्क्स गेनिंग क्लास है, इससे आप मार्क्स लेंगे, तो इसलिए पूरे ढंग से, पूरे शानदार तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ, और आपको भी पूरे ढंग से, पूरे फोकस होकर क्लास ज्वाइन करनी है। नहीं फोकस होना है, टाइम पास करना है, क्लास ही ज्वाइन मत करो, सिंपल सी बात है। अदरवाइज यदि आपने क्लास देखनी है, आपको पूरा समझना है, तो पूरी क्लास ध्यान से समझना। ठीक है, पूरी क्लास देखना, पेन कॉपी हाथ में ले लो और नोट्स एकदम उतार लो। क्लियर सी बात है। और फिर उसके बाद में जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है, उनसे सवाल आप सॉल्व करने लग जाओ। आज की क्लास होने के बाद टेंशन से रिलेटेड जितने भी सवाल है आप चुटकियों में कर देंगे, ये गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज की क्लास में टेंशन फोर्स के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में भी हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की थी, जो इनका जिक्र यहाँ पर भी होने वाला है। तो यदि आपने प्रीवियस क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, तो सबसे पहले आप प्रीवियस क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रीवियस क्लासेस आप देख लीजिएगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। चलो एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। क्योंकि उसके बाद हम रुकेंगे नहीं भाई आज। चलो सबसे पहले बात करते हैं टेंशन फोर्स के बारे में। ये टेंशन फोर्स होता क्या है? फिजिक्स में टेंशन मतलब तनाव, हमारी लाइफ में टेंशन मतलब प्रेशर, दिमाग पे प्रेशर। सामान्य बोलचाल की भाषा अलग है, इसलिए, है ना। एक सरफेस टेंशन भी होता है भाई, एक सरफेस टेंशन भी होता है। ये टेंशन फोर्स जो है उसकी यूनिट होती है न्यूटन। एक सरफेस टेंशन होता है यानी पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये अलग है, ये आता है फ्लूइड्स में, ये आता है फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स में, तरलों में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ये आता है रस्सी में, तो हम इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। फिलहाल तो मेरा बताने का यही मकसद है कि सरफेस टेंशन अलग है, टेंशन अलग है। ठीक है, सबसे पहली चीज सरफेस, ये जो टेंशन फोर्स है ये कहाँ मिलेगा? सरफेस टेंशन के बारे में तो हम बात कर लिए, टेंशन फोर्स कहाँ मिलेगा? तो टेंशन फोर्स हमेशा आता है स्ट्रिंग में, रोप में, वायर में। वायर जानते हो ना, तार, धागा, रस्सी, इन सब में टेंशन फोर्स पैदा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका पैदा होने का कारण क्या है? बात यह है कि यदि आपके पास रस्सी है, ये देखो माइक है, ये मेरे पास दिख रहा होगा आपको, है ना। ये रस्सी दिख रही होगी आपको, मैं ऐसे लेता हूँ माइक की रस्सी, ये माइक की रस्सी है ना, सबको दिख रहा होगा। इस रस्सी को यदि मैं पकड़ के खींचूं, इस रस्सी को पकड़ के खींचूं और खींचूं और खींचूं, तो ये क्या करेगी रस्सी? अपने आप को बचा कर रखना है इसे, तो ये अंदर के साइड फोर्स लगाएगी। किधर फोर्स लगाएगी? अंदर की ओर। मैं लगा रहा हूँ बाहर की ओर, मैं लगा रहा हूँ बाहर की ओर, रस्सी लगा रही है अंदर की ओर। तो ये जो तन गई है ना रस्सी,
जिस फोर्स की वजह से तनी उसे हम बोलते हैं तनाव। हमने बाहर लगा रखा है इसके ऊपर अपना फोर्स, इसने अपने अंदर के साइड में, ताकि हमारे फोर्स को ये बैलेंस कर सके, उसके लिए इसने जो फोर्स लगा रखा है उसे हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, तनाव फोर्स, ठीक है। लेकिन यदि हम अंदर की तरफ फोर्स लगाए, अंदर ये लगा दिया, देखो मैंने अंदर की तरफ लगाए, तो रस्सी का तनाव खत्म हो जाता है, रस्सी ढीली पड़ जाती है। तो केवल एक ही स्थिति है यहाँ पर, जब मैं रस्सी को दोनों किनारों से, एक किनारे से बाहर की ओर खींचूं, भाई इसको मैं फिक्स रखूं और इधर खींच दूं तो भी वही बात है, तो भी रस्सी तनेगी। इसको फिक्स रखो, इसको खींचूं तो भी बात वही है, रस्सी तन जाएगी। लेकिन यदि इसको मैं ऐसे ढीला छोड़ दूं, इसको खींचूं, ये लो ऐसे ढीला छोड़ दिया मैंने ऐसे, तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रस्सी को, रस्सी में तनाव नहीं आएगा। यानी एक एंड या तो इसका फिक्स होना चाहिए या फिर दोनों एंडों पर आप फोर्स लगाने चाहिए। जब आप इसे खींचेंगे तो रस्सी तन जाएगी और रस्सी अपने आप को अंदर की ओर खींचने की कोशिश करेगी, रस्सी अपने आप को अंदर की ओर खींचने की कोशिश करेगी। यानी ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो रस्सी में जो तनाव होता है वो अपने आप को सिकुड़ने का प्रयास करता है। यानी आप जब इसे बाहर की ओर खींचते हैं तो तनाव फोर्स सिकुड़ने का प्रयास करेगा। सिकुड़ना यानी अंदर की तरफ, अंदर यानी ये पुलिंग फोर्स है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, पुलिंग नेचर है, ठीक है। जब आप रस्सी को बाहर की तरफ से दबाते अंदर, रस्सी में तनाव खत्म हो जाता है, यानी केवल ये पुलिंग फोर्स लगेगा, पुशिंग फोर्स नहीं है भाई। पुशिंग फोर्स का मतलब ये होता है कि जब आप इसे बाहर की ओर खींचते ऐसे, तो रस्सी अपने आप को, अपना जो भी इसका आकार है वो बनाए रखने के लिए अपने अंदर की ओर फोर्स लगाती है, जिसे हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। लेकिन यदि मैं इसे अंदर करूं ऐसे, तो रस्सी कभी मुझे बाहर की तरफ अपोजिट फोर्स लगाकर नहीं देती है, यानी केवल ये पुलिंग नेचर शो करता है, पुशिंग नेचर शो नहीं करता। ये माइक यहाँ से हट गया है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? एक सबसे बड़ी बात, हमेशा टेंशन फोर्स रस्सी पर निर्भर करता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? इसका मतलब यह है कि एक रस्सी एक टेंशन, एक रस्सी एक टेंशन, यानी सेम रस्सी है, सेम रस्सी, ऐसे लिखते हैं ना रस्सी, ठीक है, तो एक ही टेंशन आएगा, सेम टेंशन, ठीक है। एक रस्सी में एक ही टेंशन आता है, दूसरी रस्सी आ गई तो दूसरा टेंशन आने वाला है वहां पर, ठीक है। चलिए, ये टेंशन फोर्स के बारे में पूरा जिक्र है। आइए अब सवाल करते हैं, क्योंकि सारी बौछार इसमें सवालों की है, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज थोड़ा सा आगे की। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको टेंशन के बारे में। जब भी कोई दो ब्लॉक या दो से ज्यादा ब्लॉक इस तरह रस्सी से जुड़े रहते हैं, इस तरह रस्सी से जुड़े रहते हैं, टेंशन ए टेंशन, अरे भाई तुमने इसको बाहर खींचा तो रस्सी ने अंदर खींचा, इधर ये बाहर की ओर खींची थी रस्सी, तो ये जो टेंशन फोर्स है, रस्सी है, हम क्या करते हैं, सवाल को आसान बनाने के लिए इसे एक ब्लॉक मान लेते हैं, यानी इसको मान लेते हैं हम कुछ ऐसा। ये जो रस्सी था, ये मैंने यहाँ पे अंदर की साइड गायब कर दिया, इसको हम बोल देते हैं इंटरनल फोर्सेस। क्या मान लेते हैं? इंटरनल फोर्सेस। देखो इस डब्बे में भी तो एटम अणु मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जब हम इस ब्लॉक की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कभी भी उसका जिक्र नहीं करते हैं, कभी भी उसका जिक्र नहीं करते हैं अंदर मॉलिक्यूल्स क्या फोर्स लगा रहे हैं। वैसे ही जब हम सवालों को सॉल्व करते हैं और आसान बनाने के लिए कोशिश करते हैं, सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए, तो हम इस रस्सी को गायब करके दोनों ब्लॉकों को एक साथ मान लेते हैं, जहाँ से हम निकालते हैं टोटल मास। क्या निकालते हैं? टोटल मास, नेट मास निकालते हैं, ठीक है। अब वो कितने भी डिब्बे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तरीका भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। चलिए भाई, फिर कहानी स्टार्ट करते हैं आज की। कहानी स्टार्ट करते हैं आज की, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करें, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल लेते हैं। ये हमारे पास एक डब्बा है, ठीक है, ये भी एक डब्बा है और यहाँ पर भी एक डब्बा है। कहा ना आज की क्लास होने वाली है शानदार, धुआंधार, महातांडव होने वाला है आज की क्लास में। ये डब्बे ज़मीन को ऐसे छू रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। अभी कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है इस पर, अभी भी कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, स्मूथ सरफेस है, ऐसे समझ लो, स्मूथ
सवाल पे थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक हमने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स के बारे में मैंने कोई जिक्र नहीं किया है। और यहाँ पर रस्सियाँ बंधी हुई है, एक रस्सी यहाँ पर है, एक रस्सी यहाँ पर है, ये भी m किलो का है, ये भी m किलो का है, ये भी m किलो का है, तीनों mm किलो के हैं। देखो अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। इसको कहीं खींचा जा रहा होगा आगे, किसी और रस्सी से इसको खींचा जा रहा है। जब आप इसे खींचते हैं, जब आप इसे खींचते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं बता देता हूँ। जब आप इसे खींचते हैं तो इसका टेंशन T है, तो इस एंड पे टेंशन हो जाएगा T। पुलिंग फोर्स है ना भाई, दोनों साइड से अंदर खींचेगी अपने आप को, रस्सी दोनों साइड से अंदर खींचेगी, पुलिंग फोर्स है। वैसे ही इसको मैं लेता हूँ T1, एक रस्सी एक तनाव, तो यहाँ पे टेंशन ले लूंगा मैं T2, दूसरी रस्सी दूसरा तनाव T2, ठीक है। हमेशा जिन जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनका ध्यान रखना। तो जब मैंने कहा कि जो ये रस्सियां हैं, उन रस्सियों को हम गायब करके यानी इंटरनल फोर्सेस मान के इसको टोटल एक डब्बा मान सकते हैं, तो इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, भाई ये ऐसे अटैच हो रखा है, रस्सियों का फोर्स अंदर का अंदर ही खत्म हो गया, m, और टोटल मास जो है m नेट, उसे हम लिखेंगे 3m हो गया, ठीक है। जब ये कंडीशन आती है तो इन सब का एक्सीलरेशन सेम होता है, इन सब का एक्सीलरेशन सेम होता है, ये बात ध्यान रखना। रस्सियों के तनाव के केस में एक्सीलरेशन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। एक ब्लो को, दो ब्लो को, तीन ब्लो को, एक्सीलरेशन हमेशा सेम रहेगा, एक्सीलरेशन हमेशा सेम रहेगा। पुली केस पढ़ोगे तब भी वही आएगा, बस कंडीशन एक ही है, आपकी जो पुली है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, और जो पुली है वो ऐसे फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। आगे पढ़ेंगे अभी ये बात, है ना। यहाँ पे पुली है नहीं, तो इनका एक्सीलरेशन सेम रहने वाला है, इनका एक्सीलरेशन सेम रहने वाला है, ठीक है। ये बात यहाँ से ध्यान दे लेना भाई, यहाँ से ध्यान दे लेना। यदि हमें ये पूछा जाए, अभी इस सवाल की बात नहीं करें, बस ऐसे समझा रहा हूँ, यदि हमें पूछा जाए कि इसके ऊपर मैंने लगा दिया टोटल फोर्स F, तो मुझे एक्सीलरेशन चाहिए होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, एक्सीलरेशन चाहिए होगा तो मैं कैसे निकालूंगा। तो F फोर्स यदि मैं इसे खींच रहा हूँ तो मैं लिखूंगा F नेट। F नेट में देखो दो तरह के फोर्स आ सकते हैं, जैसे ये फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर भी लगा सकता हूँ मैं F2, तो ये लोग सब इधर भाग रहे हैं, ये सब का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है A, तो F में से मुझे माइनस करेगा F2 को, फिर जो बचा हुआ फोर्स है भाई उस F फोर्स में से इस F2 को मुझे माइनस करना पड़ेगा, जो बचा हुआ फोर्स है इन ब्लॉक्स को आगे लेकर जाएगा, तो F नेट जो होगा, F नेट, अब उसको मैं लिख सकता हूँ F माइनस F1। F नेट जो फोर्स होगा उसमें मुझे डिवाइड देना पड़ेगा टोटल मास का, क्योंकि F फॉर्मूला होता है ma। यदि मैं यहाँ नेट फोर्स की बात करूँ तो मास भी मुझे नेट चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर बात करूँगा m और तीनों मिला के हो जाएंगे मेरे 3m, जिसको मैंने जोड़ दिया है, और इस तरीके से मेरा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। मैं आपको एक बड़ा तरीका भी बताऊँगा जिस तरीके से हम खोल कर एक फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, बट ये बात ध्यान रखना, ये मंत्राज है, फटाफट सॉल्व करने के तरीके हैं, ठीक है। चलिए समझ में आया, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, आगे आपको समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। चलिए अब हम सवाल की बात कर लेते हैं, अब हम सवाल की बात कर लेते हैं। इसको भी हटा देता हूँ मैं, इसको खींचा जा रहा है डब्बे को, और डब्बे को इस तरीके से खींचा जा रहा है कि सबकी वेलोसिटी सेम है, सबकी वेलोसिटी सेम है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखो भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये क्लियर सी बात यहाँ पर आई है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमसे ये पूछा जा रहा है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो F नेट कितना होगा, पहला सवाल। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो F नेट कितना होगा, F नेट कितना होगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात की जाए, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात की जाए, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम, अरे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस यानी साम्यावस्था, साम्यावस्था, साम्यावस्था की बात की जाए तो साम्यावस्था में यह कहा जाता है कि यदि ब्लॉक के पास एक्सीलरेशन नहीं है, ब्लॉक के पास एक्सीलरेशन नहीं है, ब्लॉक के पास एक्सीलरेशन नहीं होगा तो या तो उसकी वेलोसिटी होगी 0 या उसकी वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। दोनों ही कंडीशन में एक्सीलरेशन 0 है तो F इज इक्वल टू m में होता है, और a 0 होगा तो F नेट भी उसके पास क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो सिग्मा एफ एक्स है, एक्स डायरेक्शन के जो टोटल फोर्स है वो जीरो हो जाएंगे। यदि आप वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो सिग्मा एफ वाई जीरो हो जाएगा एंड सिग्मा एफ जेड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट कई बार ये भी कहा जाता है कि केवल एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब है एक्स डायरेक्शन में टोटल लगने वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। भाई कोई फोर्स इधर लग रहे हैं, कोई फोर्स इधर लग रहे हैं, एक दूसरे को वो खत्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वाई और जेड डायरेक्शन में हो सकता है कि आपके फोर्स कैंसिल नहीं हो रहे हो और कुछ और फोर्स बच जाए, यानी नेट फोर्स निकल कर आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात। ऐसे कह दूं मैं कि भाई मेरे पास ये डब्बा है, मैंने यहाँ पे लगाया F1, इधर भी लगाया F1, इधर लगाया मैंने F3 और इधर लगा दिया मैंने F2, और मैं बोलूँ कि F2 ज़्यादा है F3 से, तो देखो ये तो कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन F2 F3 से ज़्यादा है तो F2 में से पहले F3 को ख़त्म करो, जो बच गया है वो फोर्स इस डब्बे को ऊपर की ओर लेके जाएगा, ठीक है। इस टाइप से भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए कहानी यहाँ की बात करें अब एफ नेट की। चलो तो ये बात हमने पढ़ ली कि इसके पास एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी या तो जीरो हो सकती है या कांस्टेंट हो सकती है, दोनों ही कंडीशन में इसमें बैलेंस कंडीशन रहेगी और एफ नेट आपका होगा जीरो। यानी सवाल जब ऐसे पूछ लिया जाए और आपको बोला जाए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एफ नेट निकालो, तो घबराना नहीं है, सिंपल सा सवाल है, एफ नेट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। बड़ा आसान सवाल है लेकिन बड़ा घुमावटी है। लोग क्या करते हैं, तनाव निकालना चालू कर देते हैं, टेंशन निकालना चालू कर देते हैं। अरे टेंशन की तो बात ही नहीं है इधर, काहे टेंशन ले रहे हो, टेंशन देखकर काहे टेंशन ले रहे हो, फटाक से सवाल करो, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और भाई साहब मंत्राज आपको तभी समझ में आएंगे जब आप तपस्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस आपको ये समझ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे की कहानी पढ़े। चलिए तो टेंशन की बात करते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर मैं इसी को उठा लेता हूँ और दो ब्लॉक सिस्टम से स्टार्ट करता हूँ। ये दो ब्लॉक आपके पास, ठीक है, ये मेरे पास 2 किलो है, ये मेरे पास 3 किलो है, 3 किलो, ठीक है। एक रस्सी मान ली है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, एक एक टाइप के सवाल उठाएंगे पर। यहाँ मैंने फोर्स लगा रखा है 10 न्यूटन, ठीक है। तो इधर तनाव निकालो, तो आप जब इस डब्बे को इधर खींचोगे तो रस्सी अपने आप को पीछे खींचेगी, ये डब्बा यहीं खड़ा रहेगा, झटका लगेगा, रस्सी अपने आप को समेटने के लिए आगे खींचेगी, तो तनाव रहेगा T, ठीक है। अब आपको मैं पूरी इक्वेशन वाला समझा देता हूँ और फिर अपने मंत्राज से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इक्वेशन के हिसाब से चले, पहले उठाओ ये डब्बा और इसका बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, FBD फ्री बॉडी डायग्राम, यानी केवल इस डब्बे को रख लो यहाँ पर और भूल जाओ, और इस डब्बे पर जितने फोर्स लग रहे हैं, ये डब्बा लगा रहा है वो नहीं, जितने फोर्स इस डब्बे पे लग रहे हैं केवल उन्हें उठा लो, ठीक है। जब ये 10 न्यूटन फोर्स लगेगा, ये डब्बा आगे की ओर चलेंगे, दोनों इनका एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि हम इन्हें वन सिस्टम मानते हैं, केवल एक सिस्टम मानते हैं, ठीक है। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें। आप एक सिस्टम समझ रहे हो नहीं समझ रहे, चलो आप ऐसे समझ लो, मैं ऐसे समझा देता हूँ। जब आपने देखा होगा कभी कभी कि बरसात के बाद में ऐसे कोई मौसम में खूब सारे मच्छर इधर शाम के टाइम पे आ रहे होते हैं, तो हमारे सर के ऊपर खूब सारे मच्छर हो जाते हैं, है ना। फिर आप मच्छर सब इधर उधर ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन जब आप चलते हो तो मच्छरों का झुंड भी आपके साथ साथ चलता है। आप पीछे आते हो, मच्छर अंदर अंदर ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आप जब पीछे आते हो तो मच्छरों का झुंड आपके साथ पीछे आता है। यानी आप और मच्छरों का झुंड एक तरीके से सेम सिस्टम की तरह हो, आप चलोगे वो चलेगा, वो चलेंगे ये चलेंगे, यानी बीच के बीच में आपकी और मच्छरों के झुंड के बीच में यदि कोई फोर्स भी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं बोल सकता हूँ आप इतने एक साथ हो, जिसमें मच्छर भी है आप भी है। ऐसा एग्जाम्पल इसमें फिट बैठ नहीं रहा है, लेकिन एक तरीका है समझाने का। एक बॉडी दो बॉडी दोनों साथ चल रहे, ट्रैक्टर ट्रॉली समझ लो, ट्रैक्टर चलता है ट्रॉली चलती है, ट्रैक्टर चलता है ट्रॉली चलती है, तो बीच का जो भी दोनों का जो कनेक्शन करने का जो भी एक रोड लगी होती है, जो भी 33 के साथ में जुड़ा होता है सिस्टम, उनको हम बोल सकते हैं कि भाई नहीं ट्रैक्टर ट्रॉली बोल दो या दोनों को जोड़ के बस की जैसे बना के बोल दो, भाई दोनों एक ही है, दोनों एक ही तरह से मूव करते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उनसे। उस तरीके से इंटरनल फोर्सेस को एक तरह से नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर ट्रॉली इसमें सबसे बेस्ट तरीके से एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखो यहाँ पर इसके ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन और पीछे की ओर लग रहा है टेंशन T, और ये डब्बा जा रहा है आगे की ओर ए एक्सीलरेशन से। किससे जा रहा है? ए एक्सीलरेशन से। तो एक इक्वेशन तो यहाँ पे बनेगी, देखो एक इक्वेशन यहाँ पर बनेगी, यहाँ से उठाते हैं 10 न्यूटन, हम उठाते हैं 10 न्यूटन, सही बात है, क्लियर है। 10 न्यूटन में से हमें माइनस करना पड़ेगा T, क्योंकि ये T पीछे की ओर लग रहा है। T 10 न्यूटन में से T खत्म कर देंगे तो जो बचा हुआ फोर्स है वो इस डब्बे को आगे की ओर ले जाएगा, यानी इस डब्बे को असलियत में केवल वही फोर्स
फील हो रहा है जो 10 न्यूटन में से टेंशन को घटाने के बाद आता है। तो 10 न्यूटन में से टेंशन को घटा देंगे तो बचा हुआ फोर्स को मैं F लिख देता हूँ। आज पहली बार लिख रहा हूँ इसलिए अभी, उसके बाद मैं शॉर्टकट लिखूंगा। और जो फोर्स फील होता है उसे न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं ma, यानी 10 - t। डब्बा आपका 2 किलो का है तो 2a, इक्वेशन नंबर 1। अब इस डब्बे की बात करते हैं। इस डब्बे पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, ये 3 किलो का है और डब्बे पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है t, और t ही इसे आगे लेके जा रहा है, पीछे की साइड कोई फोर्स नहीं है, और यही t इसे a एक्सेलरेशन देगा फिर भाई, और तो कोई फोर्स ही नहीं है ना, तो ये t की वजह से आगे खिसक रहा है, आगे खिसक रहा है। तो t इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ma, यानी t इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3a, 3 × a, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, 10 - t इक्वल टू 2a, 10 - t की जगह आप लिखोगे 3a इक्वल टू 2a, ये इधर चला जाएगा, 10 इक्वल टू 5a हो जाएगा, और a बराबर हो जाएगा 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये की वैल्यू आ गई है। टेंशन की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, t इक्वल टू 3 × a होगा, तो t इक्वल टू 3 × a की जगह आप 2 लिखेंगे, t इक्वल टू 3 दूनी 6 न्यूटन आ जाएगा। ये इक्वेशंस करके सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अब मैं मंत्राज बताता हूँ, अपना खेल जो इधर फटाफट करने वाला। देखो मैंने कहा इनको एक मानो, एक मानो, इनको एक मानो, एक सिस्टम मानो, टेंशन खत्म करो, एक सिस्टम मानो। जब एक सिस्टम मानोगे तो हमने अभी बात की थी एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है F नेट। जो एक्सटर्नल लग रहे हैं, जो एक्सटर्नल लग रहे हैं, इंटरनल खत्म करने, इंटरनल को मानना ही नहीं, जो एक्सटर्नल लग रहे हैं, एक्सटर्नल केवल फिलहाल यहाँ 1 लग रहा है, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मास टोटल F नेट यहाँ पे 10 है, और टोटल मास 3 और 2 कितने हैं, 5 है, यहाँ पे आ गया 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ दिमाग लगाओ, सबसे अलग जिस पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, इस टेंशन वाले ने ही इसको आगे खींचा है, तो टेंशन इज इक्वल टू ma, t इक्वल टू 3 × a की वैल्यू 2 आई है 6 न्यूटन। देखो 2 लाइनों में सवाल कंप्लीट, इतनी बड़ी इक्वेशंस बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें क्या है, बहुत सवाल आज की क्लास में लेने हैं, जितने टेंशन टाइप के सवाल बनते हैं वो सभी इधर लेने हैं, इसलिए थोड़ा सा काम हम बढ़ाते हैं, जल्दी करते हैं, ठीक है। चलो इसी सवाल को थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ मैं, बड़ा ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 40 न्यूटन, इधर लिख देता हूँ मैं 10 न्यूटन। डबल फोर्स आ जाए तो क्या हो, मैं पूरा बेसिक से उठा के पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है, इसलिए पूरा टेंशन यहाँ पे आने वाला है। तो वही बात करेंगे, ए नेट पूरा टेंशन, मतलब पूरा जितना भी टेंशन से रिलेटेड सवाल बनते हैं वो सब कवर करने वाले हैं। तो ए इक्वल टू हम लिखेंगे F नेट इक्वल टू M टोटल, सिंपल सी, अदरवाइज आप इक्वेशन बना लो, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम से भी एक बार और समझा दूंगा। F नेट कितना है, 40 इधर है, 10 इधर है, ज़्यादा उधर लग रहा है, ये डब्बे दोनों उधर खिसकेंगे, तो 40 - 10, 3 और 2 कितने होते हैं, 5। F M टोटल जो आपका है वो 5 आ गया, यहाँ पे हो गया 30/5, यानी 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, सही है क्या, ठीक है भाई, 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा टेंशन निकालो, टेंशन निकालो, तो किसी भी एक डायग्राम को देख लो, इसको देख लो या इसको देख लो, तुम्हारी मर्जी है। इसको देखता हूँ तो ये आगे जा रहा है, यानी t बड़ा है किससे, इस फोर्स से, कितना बड़ा है, t - 10, t में से 10 को घटा दो, बचाओ फोर्स इसको आगे लेके जाएगा, उसे हम ma लिखेंगे, यानी t की जगह t लिखूंगा, 10 की जगह 10 लिखूंगा, m मेरा 3 किलो है यहाँ पर, और a जो मेरा है वहाँ पर वो 6 आया है, यानी t इक्वल टू 10 इधर चले जाएंगे, 6 3 18, 18 और प्लस 10 हो जाएंगे, यानी 28 हो जाएंगे, 28 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। टेंशन इतना है। आप इस डब्बे से लेना चाहते हो, यहाँ से ले लो, 40 आगे जा रहा है, 40 आगे जा रहा है, तनाव पीछे की ओर है, यानी डब्बा यदि आगे की ओर खिसक रहा है, यानी 40 ज़्यादा है टेंशन से। 40 में से t घटा दो पहले, बचा हुआ हो जाएगा ma, 40 - t इक्वल टू m कितना है, 2 किलो का डब्बा लिया है आपने, उसकी बात चल रही है, एक्सीलरेशन आपका 6 है, इधर लिख दो, 40 इधर आ जाएंगे, 12 हो जाएगा, ये t हो जाएगा, 40 में से 12 जाते हैं तो 28 ही बचते हैं, 28 न्यूटन आपका t आ जाएगा। देखो कैसे भी ले लो, क्लियर सी बात है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 3 ब्लॉक सिस्टम में भी ले लेता हूँ मैं, साथ के साथ 3 डब्बे ले लेता हूँ, ये लो, इसमें मैं 3 डब्बे उठा लेता हूँ। कई बच्चों को 3 डब्बे में भी प्रॉब्लम है, इसलिए ये 3 डब्बा, ये मैं 4 किलो लिख देता हूँ, और यही फोर्स 10 न्यूटन इधर लगा देता हूँ। 13 न्यूटन लगा दूंगा, 13 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब हमें फिर एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू वही आएगा, F
नेट डिवाइड बाय एम टोटल, एफ नेट डिवाइड बाय एम टोटल। एफ नेट टोटल कितना होगा 40 माइनस 30 डिवाइड बाय 4 3 7 और 2 9, आपके पास बचेगा 27 30, ठीक है 27 बाय 9 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो, अब टेंशन निकालना है। अब आप कहेंगे सर टेंशन निकालो, तो यहाँ पे एक चीज आ गई है, देखो ये टी एक है क्योंकि एक रस्सी है। यहाँ पे मैं लेता हूँ T1 दूसरी रस्सी आ जाएगी तो तनाव इस रस्सी का हो जाएगा T1 और T2। मुझे T1 और T2 दोनों निकालना है। तनाव चेंज हो गए कोई दिक्कत नहीं, ऐसी रिलेशन सबका सेम रहेगा। तो पहले एक डब्बा उठाओ कोई भी, मैं ये डब्बा उठाता हूँ। इस डब्बे को उठाओगे तो 40 फोर्स आगे लगेगा, T1 आपका पीछे की ओर लगेगा, ठीक है। 40 में से T1 को माइनस करोगे, बचा हुआ फोर्स आपका M होगा, तो आप लिखोगे 40 माइनस T1 आपका कितना है भाई, T1 मुझे पता नहीं है, लेकिन M मेरा 2 किलो है और E मेरा 3 है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। कैलकुलेशन तो सही किया ना, ठीक है। 40 माइनस इधर आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 6 आएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा T1, इधर जाकर प्लस का, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 34 न्यूटन। T1 बराबर 34 न्यूटन, T1 बराबर 34 न्यूटन, ठीक है। आ गई वैल्यू, कहीं से भी उठा लो। इस डब्बे को उठाओ, T2 ये डब्बा आगे की ओर जा रहा है, नहीं T2 ज़्यादा है, माइनस करना पड़ेगा मुझे 13 न्यूटन को और मुझे लिखना पड़ेगा MA, क्योंकि T2 फोर्स में से 13 न्यूटन माइनस करूंगा, बचा हुआ फोर्स इस डब्बे को आगे की ओर लेकर जाएगा, ठीक है। ये देख लेना डब्बा जा किधर रहा है, डब्बा इधर आ रहा है तो 13 न्यूटन ज़्यादा है, डब्बा उधर जा रहा है तो T2 ज़्यादा है, ठीक है। T2 इक्वल्स टू MA प्लस 13 देन T2 इक्वल्स टू MA की वैल्यू आप देखो, M यहाँ पे 4 किलो का डब्बा है, A मैंने सबके लिए निकाला है, एक्सेलरेशन सबका सेम है, 3 होगा, यहाँ 13 होगा, 4 3 12 प्लस 13 यानी 25 न्यूटन। ये लो, आप यहाँ से निकालना चाहो आसानी से निकाल सकते हो। देखो T2 में से T1 को माइनस करो, सॉरी गलत, T1 मेरा है 34 में से T2 को माइनस कर दो, आएगा MA 3 इंटू A मेरा 3 है, मैंने लिख दिया 3, 34 इधर आ जाएगा 9 हो जाएगा और मेरे पास ये बच जाएगा T2, और आप देख लो 34 में से 9 गई तो आपके पास 25 न्यूटन आता है, ये रहा 25 न्यूटन। क्लियर कट सवाल है, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। इनसे रिलेटेड जरूर एग्जाम में सवाल पूछेंगे, ये कंफर्म है, इसलिए मैंने सारे टेंशन के सवाल यहाँ पर डाले हैं। लेकिन इन सब सवालों में एक चीज़ जो है जिक्र करना मैं भूल गया हूँ, जो मैं आपको बता देता हूँ। इन सवालों में हमने मासलेस रूप लिए भाई, यानी द्रव्यमान रहित, द्रव्यमान तो मैंने माना ही नहीं, द्रव्यमान रहित ऐसे तो लिखते ना, द्रव्यमान नहीं है, यानी एक तरीके से ये आइडियल रूप है, आइडियल स्ट्रिंग कैसे भी कहते हो। रस्सी का कोई द्रव्यमान नहीं माना है हमने, लेकिन यदि रस्सी का द्रव्यमान आ जाए तो क्या करोगे। अब आप कहेंगे सर ये क्या करेंगे भाई, तो हम उसे बोलेंगे मैसिव स्ट्रिंग, मैसिव रोप, है ना, द्रव्यमान सहित समझ लेना रे यार, है ना। तो जिसमें मैसिव यानी मास होता है, तो उस तरीके के सवाल कैसे किए जाते हैं वो भी मैं आज की क्लास में बताने वाला हूँ। इसलिए तो कहा आज की क्लास होने वाली है शानदार, धुआंधार, धमाकेदार, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सवालों को थोड़ा सा टफ करते हैं, टफ करते हैं भाई। आसान बन गए हमारे सवाल, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे ऐसे तो, ठीक है। पानी पी लो मैं। 2 ब्लॉक का आपको समझ में आया, 3 ब्लॉक का आपको समझ में आया, इसी तरीके से 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक कितना भी हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन बना के लेना चाहो वैसे ले लो, इक्वेशन नहीं बनाना चाहते मैंने तरीका आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद करते हैं फिक्स पुली की, क्योंकि सवाल फिक्स पुली में से भी आते हैं। फिक्स पुली ये पुली फिक्स होती है यहाँ पर, घिरनी वाले सवाल, ठीक है। सबसे पहले 2 ब्लॉक सिस्टम लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर ले लिया M1, ये मैंने ले लिया यहाँ पर M2, और मैंने कहा कि भाई M2 जो है वो भारी है M1 से, M2 जो है भारी है M1 से। अपना कॉमन सेंस का दिमाग लगा लेना भाई, कौन भारी है कौन हल्का है, ठीक है। M1 और M2 की बात कर लेते हैं। आपको यदि M1 M2 नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ पे सवाल लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 किलो और यहाँ लिख देता हूँ 4 किलो, खुश, ठीक है, 4 किलो। इसका मतलब ये 4 किलो भारी है तो ये डब्बा नीचे की ओर खिसकेगा, जब ये डब्बा नीचे की ओर खिसकेगा तो ये डब्बा ऊपर की ओर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा। क्लियर सी बात है। यदि इस
डब्बा नीचे की ओर खींचेगा तो रस्सी अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर खींचेगी, तो रस्सी जब अपने आप को ऊपर की ओर बैलेंस करेगी, ये लो भाई, ये डब्बा ऊपर जाएगा तो ये नीचे खींचेगी तो झटका देगी ना रस्सी, रस्सी तो अंदर की साइड है, तो ये रस्सी को यदि मैं फैलाना चाहूँ तो ऐसे ही तो फैलाऊंगा। 4 किलो में लगा देता हूँ इधर और 2 किलो में लगा देता हूँ इधर। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है वो ऐसे देख लो, 4 किलो ये लो, ये टेंशन टेंशन, एक रस्सी है तो एक तनाव है, एक रस्सी है तो एक तनाव है। इस 4 किलो का mg नीचे लग रहा है, 4 किलो का mg भार, यानी मैं m की जगह लिख देता हूँ 4 और यहाँ लिख देता हूँ g, 4g नीचे लग रहा है, जो किसके बराबर है, mg, m की जगह मैंने 4 रख दिया। ये भी मैं लिख देता हूँ mg, m यहाँ पर 2 है, 2g फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, चलिए हम पहले इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कई बुक्स में ऐसे बता रखा है, आप इस रस्सी का इतना सा टुकड़ा मान, तो ये रस्सी भी ऊपर की ओर है तो ये अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए इधर करेगी और ये यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए इधर करेगी, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। ये तो घिरनी के हिसाब से बता दे भाई, घिरनी के ऊपर भी तो जोर लगेगा ना, ऐसे तो घिरनी पर तनाव ऐसे आएगा, ये रस्सी ऐसे खींचेगी तभी तो बैलेंस बना के रखेगा। तो यहाँ पर रस्सी के जो तनाव का डायरेक्शन है वो ऊपर है और घिरनी पर तनाव का डायरेक्शन नीचे है। कई बार सवाल पूछा जा सकता है इस पर हिंज पर कितना तनाव लगेगा, तो ध्यान से देखना, ये टेंशन T1, ये टेंशन T1, इस घिरनी को यदि यहाँ बना रखना है और हमने जिस रोड पे इसको टांगा है उसे तनाव रखना पड़ेगा 2T, अरे T 2T तब तो बैलेंस रहेगा। ठीक है, यदि इनमें से कोई भी ज़्यादा हो तो घिरनी भी ऊपर नीचे जा सकती है। ठीक है, और वो हमें इसमें लेना ही नहीं है, वो हमें इसमें लेना ही नहीं है। ठीक है, वो तो यहाँ पर आएगा भी नहीं, हमें सिंपली फिक्स्ड पुली की बात कर रहे हैं। ये पुली फिक्स है तो हिंज पर फोर्स लगेगा 2 टेंशन। ठीक है, 2 इंटू टेंशन, इसका डबल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इक्वेशंस की बात करते हैं। यदि ये डब्बा नीचे की ओर आ रहा है तो हमें पता है 4g फोर्स इसे नीचे ला रहा है, लेकिन इसके ऊपर डब्बे के ऊपर एक फोर्स और लग रहा है, टेंशन T। आपको अच्छा नहीं समझ में आ रहा, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, यहाँ पर लो 4 किलो, 4 किलो के नीचे इसका mg लग रहा है जिसे हम 4g बोलेंगे, और ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है T। 4g इस डब्बे को नीचे की ओर ला रहा है a एक्सीलरेशन से, तो 4g में से t माइनस कर दो, 4g में से t माइनस कर दो, बचा हुआ फोर्स आपका हो जाएगा ma, यानी 4g माइनस t इक्वल टू 4a। अरे मास तो 4 ही है भाई, मास तो 4 ही है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। फिर इस डब्बे की बात करते हैं। ये डब्बा आपका है 2 किलो, ये लो 2 किलो, इस 2 किलो के ऊपर आपका टेंशन लग रहा है T, और नीचे की साइड जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 2g। ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है टेंशन T, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है 2g, लेकिन अब की बार डब्बा ऊपर की ओर जा रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम 2 किलो वाले डब्बे का बना लो, केवल इस डब्बे को उठाओ और उसमें जो जो फोर्स लग रहे हैं उन फोर्स को ले लो। ठीक है, अब ये टेंशन ऊपर की ओर है, 2g नीचे की ओर है, लेकिन ये डब्बा ऊपर की ओर जा रहा है, यानी ये टेंशन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2g को माइनस कर दो, टेंशन में से 2g माइनस हो जाएगा तो जो बचा हुआ फोर्स है वो इस डब्बे को ऊपर की ओर लेके जाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा ma। केवल ये डब्बा वही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा। ठीक है, दोनों के बीच का जो अंतर होगा। ठीक है, t की जगह आप t लिखो और 2g की जगह 2g लिखो। मास इसका 2 है तो ये मैंने यहाँ लिख दिया फिर 2a। लिखा नहीं लिखा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कहीं भी रख लो अपने हिसाब से, जहाँ आपको इच्छा करे वहाँ रख दो, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं टेंशन से लूँ या 2a से लूँ, आपकी जहाँ इच्छा है वहाँ पे वैल्यू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो 4a है, या ऐसे कर लेता हूँ मैं, t की वैल्यू यहाँ उठाता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, 2a प्लस 2g, सही है। ऊपर वाले में रख देता हूँ 4g माइनस टेंशन की जगह ये सब रखूँगा, 2a प्लस 2g बराबर 4a। इस वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया है। आगे देखो 4g माइनस 2a माइनस 2g इक्वल टू 4a। 4g में से 2g चला गया, हमारे पास बचा 2g, 3g 4g। आजकल तो 4g का ज़माना है भाई, तो ये वो 2g नहीं है, ये वेट वाला है ना, भार वाला है, 2 इंटू जी। ठीक है, mg वाला जो होता है, ये 2a इधर आएगा और इधर में जुड़ के ये बन जाएगा 6a। अरे इधर आएगा तो आसान है ना, बनेगा, क्लियर सी बात है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास में a चाहिए, आपने टेंशन को गायब किया, a चाहिए, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, a बराबर आपके पास हो जाएगा g/3। यानी आपको g की वैल्यू 10 पता है, तो आप लिखो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहानी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आपको चाहिए टेंशन कहीं से भी उठा लो, यहाँ से उठा लो, t माइनस 2g बराबर 2a, 2 इंटू a, ये रहा t माइनस 2g 2a। a की जगह मैं लिखता हूँ g/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t इसको इधर उठा ले जाओ, आपके पास हो जाएगा
2/3g प्लस 2g। और आपके पास कहाँ लिखूँ यार, जगह नहीं है, इधर लिख दूँ क्या, ये तो समझ गए होंगे आप, ये सोल्यूशन है। तो यहाँ पे t बराबर 3 दूनी 6 6 2 8 8g/3 यानी t इक्वल्स टू 80, g की जगह 10 रख दो, 10 रख दोगे तो 80/3 न्यूटन। कंप्लीट है। ये आपका टेंशन आ गया, ये आपका एसिलेशन आ गया, ये आपका टेंशन आ गया, ये आपका एसिलेशन आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेंशन इक्वल्स टू 80/3 न्यूटन, एसिलेशन इज इक्वल्स टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यह है इसका पूरा प्रोसीजर। एक बार इसका डायग्राम, एक बार इसका डायग्राम, फिर 2 इक्वेशन और ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई भी मैसेज या फिर भी कोई फ़ोन या छोटा सा मिस कॉल आता है, वीडियो रुक जाता है। ठीक है, हाँ भाई, वीडियो चल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, मैंने वो डायग्राम मिटा दिया, डायग्राम नहीं मिटाना था मेरे को, मैं इसको वापस मिटाता हूँ। और अब आसान तरीका यूज़ करते हैं अपन, आसान तरीका, फटाफट करने वाला तरीका, आसान तरीका, फटाफट करने वाला तरीका। ठीक है, ये मैं इसको वापस बना देता हूँ। ये मेरी घेरनी है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 2T, ये लो, ये टेंशन और ये भी टेंशन। ठीक है, मैंने कहा कि इस डब्बे को खोल कर फैला लो। अरे भाई, इन डब्बों को उठा के ऐसे फैला लो तो ये फैल जाएंगे, ऐसे फैलेंगे नहीं फैलेंगे, फैलेंगे। ठीक है, इन डब्बों को मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। ये लो, एक डब्बा में बनाऊंगा ऐसे, एक डब्बा में बनाऊंगा ऐसे। ये आपका है 4 kg का, ये आपका है 2 kg का। यहाँ पर आपके पास फोर्स लग रहा है 4g, इधर फोर्स लग रहा है 2g। अरे भाई, इस डब्बे को उठाओ, ऐसे पकड़ के ऐसे रख दो, ये 2g जो इधर लग रहा है वो घूमकर इधर लगेगा। इस डब्बे को उठाओ, ऐसे पकड़ के ऐसे कर दो, 4g उधर लगेगा। मैंने रस्सी उठा के ऐसे एक जगह ज़मीन पे रख ली, इन दोनों डब्बों को उठा के ज़मीन पे रख लिया। ठीक है, और यहाँ पर है टेंशन T, यहाँ पर भी है टेंशन T। समझ में आया? अब देखो, अब हमारा जो देसी तरीका है, एकदम बढ़िया वाला, एकदम शानदार तरीके से जो अब तक करते आ रहे हैं। कैसे? हमने क्या कहा था, टेंशन को इंटरनल फोर्स मान लो, आंतरिक बल मान लो, और खत्म करो, एसिलेशन सीधा सीधा निकालो। एसिलेशन आप कैसे निकालेंगे? F नेट डिवाइड बाय M टोटल, ऐसे तो निकालेंगे। F नेट कितना है? 4g तरह, डब्बा किधर जा रहा है? 4g के साइड में जा रहा है, यानी 4g के साइड में डब्बा जाएगा तो मैं लिखूंगा 4g माइनस यहाँ पे लिखूंगा 2g डिवाइड बाय M टोटल। M टोटल कितना है? 4 और 2 6, 4 प्लस 2 लिख देता हूँ, और A इक्वल आपके पास हो जाएगा 4 में से 4g में से गया तो ये बचा आपके पास 2g, और यहाँ पे बच जाएगा 6, 2 काट दो ना, ये लो, ये g है भाई, 1/3g, g यानी 10, 10/3 न्यूटन। ये हमारा A का फॉर्मूला आ गया। देखो, बिना कोई इक्वेशन के A निकल के आ गया। सही बात है। चलो टेंशन निकालते हैं, यहाँ ले लेते हैं टेंशन को, अभी आसानी से करते हैं। टेंशन में से मैं माइनस करूँगा 2g, तो हमारे पास फोर्स आएगा ma। ठीक है, इधर लिख दिया। T इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा 2g प्लस ma। अब मैं लिखूंगा T इक्वल्स टू 2 यानी 20, 2 और g की यानी 20 वैल्यू हो गई, सीधी सीधी 2g 20 हो गई ना यार, कहाँ दिक्कत है? अरे 2g 2 और g की वैल्यू 10 है, दोनों मिलके 20 हो गई। m डब्बा कितने किलो का है? 2 किलो का है। एसिलेशन कितना है? 10/3 है, यहाँ पे लिख दो 10/3। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया 3 × 6 60 प्लस 20/3, और t बराबर हो गया 80/3, ये ना 80/3 न्यूटन। इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, यदि आप आसानी से करेंगे तो इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, फटाक से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और यदि आप नहीं बनाओगे, इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो वैसे फिर अलग सिस्टम है। देख लो जो भी करना। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, मैं डस्टर देख लेता हूँ। चलिए भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसमें 3 ब्लॉक सिस्टम देख लेते हैं फटाफट। 3 ब्लॉक सिस्टम में हमारे लिए काम का है, इसलिए 3 ब्लॉक सिस्टम देख लेते हैं और उसका तरीका भी देख लेते हैं। ठीक है, 3 ब्लॉक सिस्टम, एम्स का सवाल है भाई। ठीक है, नीट के सवाल की बात करें, नीट के सवाल की। ठीक है, नीट के सवाल इसलिए काम में लेता हूँ क्योंकि सेकंड ग्रेड वाले और फर्स्ट ग्रेड वाले जो है, या फिर आईआईटी वाले, एयरफोर्स वाले, जो ये जितने भी लोग हैं, हम ऐसे देखते हैं भाई ये तो आईआईटी में आया, ये नीट में नहीं आएगा, ये नीट में आया, या आईआईटी में आएगा। थोड़ा सा लेवल का थोड़ा ऊपर नीचे है, बट यदि आप हाई लेवल चीज़ें पढ़ेंगे तो लो लेवल चीज़ें आप चटकियों में सॉल्व कर लेंगे। इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि इसमें 3 ब्लॉक सिस्टम है, एयरफोर्स में तो 3 ब्लॉक सिस्टम नहीं आ सकता, हो सकता है कल आ जाए, आपको पूछ के देंगे क्या वो?
कि नहीं भाई आपकी बार लो, मैं क्या 3 ब्लॉक सिस्टम दे रहा हूँ। नहीं आया है, आ सकता है, 1-2 बार आया है तो भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको, कम तो बता ही नहीं रहा आपको, आपकी क्वालिटी और कंटेंट में तो कोई कमी रख ही नहीं रहा ना मैं, ठीक है। तो सीखना सबको है। ये 3 ब्लॉक सिस्टम है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 किलो, यहाँ पर ले लेता हूँ 3 किलो और यहाँ पर ले लेता हूँ 4 किलो, 4 किलो, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा और ढंग से भी बताने वाला हूँ मैं, बहुत कुछ होने वाला है इसमें। हाँ एक और बात, वो मैं पिछले वाले सवाल में भूल गया था। यहाँ पर क्या फोर्स लग रहा था 2T। अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, पीछे चले तो हिंज पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन हिंज, हिंज यानी ये जो लटका है ना आपके उसके ऊपर। अरे आप घर में जाओ, पहले पट्टियों के मकान बनते थे, ऊपर छतों पे पट्टियाँ लगती थी, है ना, पत्थरों की पट्टियाँ जिनको बोलते हैं, वो जो स्लेब लगते थे उनके बीच में फिर ऐसे कुंदा लटकाना पड़ता था, जो पंखा लटकता था, तो वो कुंदा बोल सकते हो आप उसे, हिंज को। उस कुंदे के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, 2T फोर्स बोलेंगे हम उसे, तो 2 × 1 टेंशन कितना आया था, आया था 80/3 आया था, तो आप लिख सकते हो 160/3 न्यूटन। इस पुली को, इस घिरनी को यहाँ पर टांगने के लिए मुझे 2T फोर्स की जरूरत पड़ेगी। पुली घिरनी ऐसे नहीं समझते हो तो आप पुराने ज़माने में कुएं में देखते होंगे, कुएं के यहाँ पर ऐसे 2 पट्टियाँ लगी होती थी, ऐसे 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 2 पट्टियाँ, और इनके यहाँ पर एक ऐसा रोलर रखा होता था जिस पर एक रस्सी लटकी होती थी ऐसे, और गांव वाले ऐसे ऐसे पानी खींचते थे, ठीक है ना, उससे तुम पुली समझ सकते हो। और ये जो तुम्हारा है ना, ये हिंज है, इस हिंज के ऊपर कितना फोर्स है इसको बैलेंस करने के लिए, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वरना पता लगा पट्टियाँ टूट गई, आपका ये पुली नीचे गिर गया, ऐसे भी तो हो सकता है ना, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, 3 ब्लॉक सिस्टम पढ़ते हैं। मैंने एक ही रस्सी है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं कहूँगा यहाँ पर T। पहले नीचे वाले की बात करते हैं। यहाँ पर लगेगा 4G, तो यहाँ पे तनाव आएगा T1, यहाँ पर अगेन तनाव आएगा T1, ठीक है। यहाँ पे फोर्स आएगा T2, इधर फोर्स आएगा T2, इधर फोर्स आएगा T2, इधर भी फोर्स आएगा T2, एक ही रस्सी, तो तनाव सेम आएगा। ये डब्बे इधर आ रहे हैं, नीचे गिर रहा है, हिंज पे कितना फोर्स लगेगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 2T2। हिंज पे कितना फोर्स लगेगा 2T2, बैलेंस बनाने के लिए। यहाँ पे A है और यहाँ पर भी A है, हिंज की बात बाद में कर लेंगे अब, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। कहीं पूछा जाए तो बता रहा हूँ भाई, हिंज पे ऐसे फोर्स निकालते हैं, ठीक है। डेटा मेरा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट फिर भी सवाल और कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। इसकी बात करते हैं पहले इसकी। इस डब्बे को देखो, इस डब्बे को कौन बैलेंस बना रखा है, तो आप अलग अलग ले लो, डब्बे के हिसाब से लेना चाहते हो डब्बे के हिसाब से ले लो, अदरवाइज ऐसे एक डब्बा और बना देता हूँ मैं इधर, 4 किलो, 3 किलो एंड 2 किलो, 4 किलो, 3 किलो और 2 किलो, ठीक है। 4 किलो इधर है भाई, तो 4 किलो के ऊपर फोर्स लग रहा है 4G, 4 किलो के ऊपर फोर्स लग रहा है 4G, ठीक है, ठीक है। इस कोने में फोर्स लग रहा है और इस कोने में फोर्स लग रहा है आपके पास 2G, 3G यहाँ लग रहा है, 3G यानी इसका वेट जो भी है, यहाँ पे लग रहा है फोर्स 2G, ठीक है। ये डब्बा तो साथ साथ चलेगा ऐसा टिंग 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 करता हुआ। अभी फिलहाल हमें F नेट निकालना है, इधर से निकालते हैं सबसे पहले, तो इधर से देखो तनाव, इस ब्लॉक डायग्राम को देखो केवल इसको, तो इस डब्बे पे केवल 2 ही चीज़ काम कर रही है, 4G और टेंशन T1। तो नीचे तो लग रहा है 4G, ऊपर टेंशन लग रहा है T1, ये इक्वल हो जाएगा MA, यानी 4G माइनस MA। A मुझे पता नहीं है, T1 की जगह मैं T1 लिख देता हूँ। M कितने किलो का है, 4 किलो का है, तो मैं लिख देता हूँ 4 × A, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस डब्बे की बात करते हैं अपन, इस डब्बे को देखो, इस डब्बे को 3 किलो वाले डब्बे को, 3 किलो वाले डब्बे पे एक तो नीचे लग रहा है ये 3G, इसका खुद का वेट, एक टेंशन लग रहा है T1 जो रस्सी का तनाव है, तो नीचे की तरफ लग रहे हैं 3G प्लस टेंशन T1। ऊपर के साइड केवल एक ही फोर्स लग रहा है, जिसे हम बोलेंगे T2, टेंशन T2, ठीक है। ऊपर T2 लग रहा है, नीचे 3G और T1 लग रहा है, ठीक है, ऊपर, यानी माइनस करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलके इतने भारी हैं कि इस डब्बे को नीचे खींच रहे हैं, और T2 इसे रोक नहीं पा रहा है, तो नीचे की ओर एसिलेट जो हो रहा है ये डब्बा, तो जो एसिलेशन आया वो है 3G प्लस T1, मैं से माइनस कर दूँ T2 को, बचा हुआ फोर्स इसे एसिलेट कर रहा है, और वो वाला फोर्स हो जाएगा MA। M यहाँ पर कितने किलो है, 3 किलो, तो मैं सीधा 3 किलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 3 किलो लिख दिया, ठीक है।
मुझे सबसे पहले T1 और T2 की वैल्यू चाहिए। थोड़ा और आगे चलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। इक्वेशन 3 की बात करते हैं। इस डब्बे को देखो, इसमें केवल एक फोर्स लग रहा है नीचे 2G। सर्दी लग गई भाई, क्या करें। मेहनत करो तुम भी, ताकि हमारी मेहनत का कोई तो मतलब निकले। T2 ऊपर की ओर लग रहा है, T2 बड़ा है 2G से, इसीलिए इस डब्बे को ऊपर की ओर लेकर जा रहा है। ऐसे कह सकते हैं अपन। यहाँ पर आ जाएगा M यहाँ पर 2 किलो, A यहाँ पे है 2A। ठीक है, अब मैं यहाँ से बात करूँ T2 की, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ 2A प्लस 2G, 2A प्लस 2G। मेरे पास यहाँ पे 2 अननोन्स है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 3 अननोन्स है। एक A भी है, एक ये भी है और ये भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाते हैं इसको। ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 3। एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन। मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई भाई। अब आपको क्या करना है, T1 की वैल्यू भी उठा के इसमें रखनी है, T2 की वैल्यू भी उठा के इसमें रखनी है। तो देखो मैं यहाँ से वैल्यूज उठा रहा हूँ, इसको तो मैं लिख देता हूँ 3G प्लस T1 की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं, तो T1 बराबर हो जाएगा 4G माइनस MA। ये इधर आ जाएगा, ये MA इधर आ जाएगा, 4G माइनस MA हो जाएगा। इसकी बात करते हैं अपन, यहाँ पर देखो। ठीक है, 3G T1 की बात करूँ तो मैं लिखूँगा 4G प्लस MA हो गया। अब मुझे इतना काम हो गया मेरा, इस इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं 1 और 2 से वैल्यू उठाकर। अभी माइनस का T2 में मैं लिखूँगा माइनस, इस T2 की वैल्यू उठा के रखूँगा तो मैं लिखूँगा 2A प्लस 2G हो गया, ये भी रख दिया। और प्लस बराबर में 3A है तो आप लिखेंगे 3A। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब काटना पिटना चालू करेंगे तो देखो MA, ये MA कहाँ से आया आपका, ये यहाँ से आया, यहाँ से। और पहली इक्वेशन यही है आपकी, यानी 4A। M की जगह आपको लिखना पड़ेगा 4। डब्बा 4 किलो का है ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे M की जगह मैं लिख देता हूँ 4, क्योंकि ये नीचे रख रखा है ना मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, घुमा फिरा के कैसे भी ले आओ। ठीक है, पहले डब्बे के लिए 4 किलो वाले के लिए लिया था हमने। 4 और 3 होते हैं 7, 7 में से 2 जाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 5G। देखो 4G के आगे 5G, वाह क्या बात है। 2A में से ये आपका जो 4A है, 4A में से 2A जाता है तो आपके पास बचता है प्लस का 2A, और उस साइड आपके पास बचता है 3A। मैं यहाँ पे लिखूँ 5G, इसको इधर उठा लाऊँ, इसको उधर उठाता हूँ तो मेरे पास 2A इधर जाएगा तो मेरे पास बचेगा A, यानी A बराबर आ जाएगा 50 यानी 5G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी A बराबर 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरी A की वैल्यू आ गई है, ये मेरी A की वैल्यू आ गई है भाई, ये मेरी A की वैल्यू आ गई है। समझ में आया, ये मेरी A की वैल्यू आ गई है। ये बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, ना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप आगे चलना चाहते हो, इस डब्बे से उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो इसका, और यहाँ पे 3 kg के ऊपर एक फोर्स और लग रहा है इधर 3G, ये लग रहा है ना 3G। 4 और 3 होते हैं 7G, सही है क्या, ये मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये तो सही क्या है नहीं क्या, T2 2A प्लस 2G, 2A प्लस 2G, 2A प्लस 2G, T2 माइनस 2G। ठीक है, 2A इधर चला गया, 2A प्लस 2G है, 3G की जगह 3G का T1 इधर आया, 4G माइनस 4A लिख दिया। ठीक है, और फिर हमारा जो माइनस का T2 था, माइनस का T2 की जगह मैंने लिखा 2A 2G, माइनस का 2A 2G, 3G से 2G चला गया, मैंने गलत लिखा है, नहीं सही है। 4 3 7, 7 में से 2 गए तो 5G बचे, 4 में से 2 गए, ठीक है 2 बचे, उधर चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, A बचेगा आपके पास। 3 में से 2 गया तो A बचा, A बराबर 50, 5G के बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इधर 4 3 7 9 9 7 7 2 जो भी आ जाए आपका मीटर, सब मीटर में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, ये भाई 3 ब्लॉक सिस्टम आपका ऐसा आएगा, खोल के बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब आप खुद ही यहाँ से ऐसे रिलेशन दे रखा है, T1 और T2 की वजह आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा सॉल्व। ठीक है, अब जैसे 2 ब्लॉक सिस्टम आपने सॉल्व
कर लिया है, मतलब यहाँ से एक की वैल्यू आप उठा के T1 में रख दो, T2 में रख दो, आप सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है। अभी आपका मैथमेटिक्स का काम है, इक्वेशन मैंने आपको बना के दे दिया, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और तरीके के सवालों पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पूछा जाए, ये सवाल है, ये आपकी घिरनी है, ये आपकी घिरनी है, ठीक है। दो ब्लॉक तो है ही है ना, ठीक है। एक घिरनी इसने यहाँ पर लगा रखी है, एक घिरनी इसने यानी एक पुली यहाँ पर लगा रखी है, यहाँ पर इसने मास लटका रखा है M, एक मास यहाँ पर लटका रखा, ये रस्सी आपकी ऐसी फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ ऐसे। ये भी सिस्टम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी समझ सकते हो। ये 2M होगा तो दोनों पुली के लिए लगा लेना, वैसे ही मैं यदि इसको 2M बना दूँ तो ये नीचे की ओर किसकेगा, जैसे एक पुली के लिए खेल होता है वैसे दो पुली के लिए बनेगा। यहाँ टेंशन T, 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 इनको इसको भूलना है और अपनी इक्वेशन जैसे आप एक पुली के लिए लगाते हो वैसे लगानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए समझ गए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको सवाल को कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, थोड़ा सा इस सवाल को बढ़ा देता हूँ भाई, थोड़ा सा इस सवाल को कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। ये भी मैंने ले लिया M, ये भी मैंने ले लिया M, ठीक है। चलिए इस रस्सी को यहाँ पर एक वजन लटकाया हमने, वजन लटकाया तो रस्सी धीरे धीरे खिंच गई और ये जो रस्सी थी, ये जो रस्सी थी ऐसे ये खिंचते खिंचते कहीं यहाँ आ गई, ठीक है। और इसका हो गया √2M लगाया हमने इस पर, कितना लगाया, √2M हमने यहाँ पे इस पर लटका दिया, ठीक है। इसकी वजह से ये रस्सी ने जितना एंगल बनाया, इधर भी एंगल बना दिया थीटा, इधर भी एंगल बना दिया थीटा, ठीक है। तो जो टेंशन इसका पहले इधर लग रहा था अब लगेगा इधर, अब लगेगा इधर, सही बात है, ठीक है। हमें बताना है कि 2mg को हैंडल करने के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए ये थीटा कितना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए ये थीटा कितना है। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे आपने नीचे लटका रखा है √2m और मैं जी भी इसमें साथ में कह देता हूँ √2mg, ठीक है। टेंशन आपका इधर है, टेंशन आपका इधर है, रस्सी एक है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन सेम रहेगा। तो इसके यदि मैं कंपोनेंट डिवाइड करूँ तो ये कंपोनेंट इधर का हो जाएगा T cos थीटा और इधर का कंपोनेंट भी हो जाएगा T cos थीटा। होएगा कि नहीं होएगा, होएगा कि नहीं होएगा, होएगा, ठीक है। आप लिखेंगे 2T cos थीटा बैलेंस कर रहा है √2mg को, √2mg को, ठीक है। m आप कहोगे सर √2m ही लिया है यहाँ पर, आपने √2mg क्यों बोला है, क्योंकि तनाव यहाँ पर फोर्स है तो मुझे बैलेंस में भी फोर्स ही लेना है। और ये जो √2m है इसका जो वेट है वो √2mg होगा, ठीक है। ये यहाँ पे मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करें सर, अब एक काम करते हैं, इधर देखते हैं, यदि इधर तनाव T है तो इधर भी तो तनाव T है और नीचे जो वेट लगेगा वो mg लगेगा, यानी मैं कह सकता हूँ T = mg, T = mg। तो मैं लिखूंगा 2T की जगह लिख दूंगा mg, cos थीटा की जगह लिख दूंगा cos थीटा, यहाँ पे लिखूंगा √2 और इधर लिख दूंगा mg। mg से मैंने mg उड़ा दिया, अरे बराबर में आएगा ना भाई, हाँ, mg से मैंने mg उड़ा दिया, मेरे पास बचेगा cos थीटा जिसे मैं लिखूंगा √2 / 2, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा √2 से 2 कट जाएगा 1/√2 बच जाएगा। जिसको नहीं पता है समझ लो, √2 × √2 को हम 2 लिखते हैं तो वैसा एक √2 से एक √2 काटोगे तो एक बच जाएगा और थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री, थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। ये आपका सवाल हो गया है, ठीक है। अब इंक खत्म हो रही है तो मैंने दूसरा पेन चेंज कर लिया, ठीक है। थीटा आपके पास आ गया 45 डिग्री। चलिए भाई आगे चलते हैं, सॉल्व करते ही है, फिर आप भी क्या याद रखोगे इस बात को। आगे चले, थोड़ा सा इस सवाल को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। आप कहेंगे सर इसे कॉम्प्लिकेटेड मत करो, कर देंगे, थोड़ा सा कर देते हैं, चलो थोड़ा सा कर देते हैं, आप भी क्या ध्यान रखोगे, थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे करेंगे सर, आप बताओ कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम को, है ना, थोड़ा
इतना ही बनाया, चलो इसी में काम निकालते हैं। थोड़ा डेटा ध्यान से देख लेना। ये लो, मैं इसको थोड़ा ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो रस्सी है उसकी इतनी सी लेंथ, आधी लेंथ मैं एल ले लेता हूँ, इधर भी मैं एल ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एल ले लेता हूँ, और इसके नीचे हमने लटका रखा है एम, हमने लटका रखा है एम, मास एम लटका रखा है, मास एम लटका रखा है, ठीक है। मास एम लटका रखा है, दोनों साइड में 2m लटका देता हूँ, ऐसे करता हूँ, दोनों साइड में 2m लटका देता हूँ। तो ये जब 2m ऐसे खींचेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ का मुझे पता नहीं है तो मैं ले लेता हूँ x, और ये पूरी जो हाइट है वो ले लेता हूँ मैं y, और यहाँ पे मैं एंगल बना देता हूँ थीटा, उतना ही एंगल यहाँ पर बन जाएगा थीटा, ठीक है। जब ये 2m नीचे की ओर लगेंगे, यानी इस पे लगेगा 2mg फोर्स और इस पे भी लगेगा 2mg फोर्स, तो दोनों डब्बे नीचे की ओर आएंगे तो ये डब्बा ऊपर की ओर जाएगा। यदि ये दोनों डब्बे u वेलोसिटी से नीचे की ओर आए तो ये डब्बा कितनी वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाएगा? ये डब्बा v वेलोसिटी के साथ जाए तो v वेलोसिटी निकालो, यदि डब्बा v वेलोसिटी के साथ जाए तो v वेलोसिटी निकालो, ठीक है। चलिए अब क्या करें, तो पहले यहाँ से एक खेल देखते हैं अपन। भाई ये लेंथ L है, इतनी लेंथ नीचे लटकी हुई है, ऐसे समझ लो, इधर भी L लटकी हुई है, इधर भी L लटकी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रस्सी जब खींचेगी तो ये डब्बा यहाँ पहुँचेगा, तो ये डब्बा जब यहाँ पहुँचेगा तो ये रस्सी खींचते 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 नीचे आ जाएगी, इधर आएगी। तो पहले इसको देखें तो हम बोलेंगे भाई L स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा के सामने लंब होता है, यहाँ पे यदि आप 90 डिग्री मान लें, ये लो, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका L स्क्वायर, ठीक है। आपको पहले इसकी वेलोसिटी निकालनी है। इसकी वेलोसिटी मान लो ये नीचे चला, यदि ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो भाई साहब ये भी तो आगे खिसक जाएगी। तो यदि मैं यहाँ से इसकी वेलोसिटी निकालूँ तो ये लेंथ, इसकी जो डिस्टेंस होगी, यदि मैं L मान लूँ तो L के हिसाब से हम लिखेंगे इसको, यदि हम डिफ्रेंशिएट करें टाइम के हिसाब से तो डी एल स्क्वायर बाई डी टी डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी टी। सभी जगह हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो इसका तो हो जाएगा पहले तो, अरे टाइम के साथ नहीं, अच्छा टाइम के साथ ही, ठीक है, टाइम के साथ ही करते हैं। तो पहले से एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2l और फिर हो जाएगा dl बाई dt। ध्यान रखना इस बात को। x की बात करें तो x यहाँ पे फिक्स है, x यहाँ पे फिक्स है, ये पॉइंट इधर उधर नहीं मूव करने वाला, तो ये हो गया 0। y ये वाला पॉइंट इतना, यानी y भी y डायरेक्शन में भी वैल्यू चेंज हो रही है, तो y डायरेक्शन के हिसाब से हम बात करें, भाई इधर भी चेंज हो रही है, इधर भी चेंज हो रही है, टाइम के साथ में ये दोनों चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2y, पहले तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया और इधर लिख दिया dy बाई डी टी। 2l लेंथ के हिसाब से जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी इधर u, तो मैं लिखूंगा u बराबर, यहाँ पे लिखूंगा 2y, y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो आपकी v है, तो मैं लिखूंगा v। समझ में आएंगे यार? अरे समझ में आएंगे यार, क्लियर सी बात है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते, हाँ इधर देखो 2 से आपने 2 काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। UL इक्वल्स टू वाई वी। यदि मैं टेन थीटा की बात करूं, डायग्राम को देखो, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन है? ये है x, हमारे पास तो x है ही नहीं, ठीक है, इसको हटाओ। फिर हमारे पास है y, हमारे पास है l, y है cos थीटा उठाते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू होगा बेस, बेस हमारा y है, जहाँ पे थीटा और 90 बनता है वो हमारा बेस होता है, अपॉन हाइपोटेनस यानी कर्ण, कर्ण यहाँ पर l है, मैंने लिख दिया l, इस l को मैं नीचे ले जाता हूँ तो u बराबर आपके पास हो जाएगा y अपॉन l इंटू वी, तो u इक्वल टू y अपॉन l को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा v, और v बराबर हो जाएगा u अपॉन cos थीटा। क्लियर कट सवाल, v वेलोसिटी आपकी निकल कर आ गई। देखो यदि आपको बैलेंसिंग खेलना है तो आप टेंशन खेल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं, काम का सवाल है, ठीक है। चलिए देखो हमने क्या किया, यदि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करवाते हैं तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने वर्टिकल यानी पुली के लिए हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, पुली के साथ में यदि हम मोशन करवाते हैं टेंशन आता है तो हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक सवाल और है यहाँ पर, ये लो इम्पोर्टेंट सवाल है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। ये मेरे पास पुली लगी हुई है, ठीक है, रस्सी इधर आ रही है,
इतनी देर हमने माना कि पुली का तो वेट ही नहीं दे रखा है, रस्सी का कोई वेट नहीं है, लेकिन कभी पुली का वेट दे दे, यानी पुली का मास दे दे स्मॉल m, और इस डब्बे के ऊपर लगा दे कैपिटल M, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M1, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं M2। और अब मुझे बोले हिंज पे कितना फोर्स लग रहा है, ये है हिंज, बैलेंस बनाने के लिए इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालो, तो मैं लिखूंगा फोर्स ऑन हिंज। हिंज यानी ये जो है ना, ये इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो यहाँ से लग रहा है तनाव T, यहाँ भी लग रहा है तनाव T, इन दोनों तनाव फोर्स का रिजल्टेंट, ये तनाव T है, ये तनाव T है, और जो भी फोर्स लगेगा उसकी भी बात कर लेते हैं। नीचे फोर्स लग रहा है mg, नीचे फोर्स लग रहा है mg, ठीक है। तो इधर वाले फोर्सेस मैं ऐसे लिखता हूँ, y डायरेक्शन के फोर्सेस और x डायरेक्शन के फोर्सेस दोनों मिलाकर जो रिजल्टेंट बनाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स जिनका इन दोनों का जो आएगा Fxy वो इस डायरेक्शन में आएगा, और जब रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा तो हिंज फोर्स लगाएगा इधर उल्टा, ताकि बैलेंस बना रहे। अब हमें इन दोनों को निकालना है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो हमें ये तो पता लग गया T बराबर आपके पास होगा mg, बैलेंसिंग कंडीशन में T बराबर आपके पास होगा mg। m2g है, मैं m2g लिख देता हूँ, m2g। ये जो पुली है इसका खुद का, इस पुली का खुद का एक मास होगा m1, जो कि हमें दे रखा है, तो उसका खुद का एक वेट होगा m1g, ठीक है। तो अब नीचे की ओर कितने फोर्स लग रहे हैं, इधर की ओर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो Fy में केवल लग रहा है टेंशन T, और इधर कितने फोर्स लग रहे हैं, इधर फोर्स लग रहा है एक तो ये mg यानी m2g, सॉरी एक तो ये लग रहा है जिसे हम m2g बोलेंगे, एक फोर्स ये लग रहा है जिसे हम m1g बोलेंगे, दोनों इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। इधर टेंशन T लग रहा है, जो टेंशन खुद T जो है वो m2g के बराबर है। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, m2g से m2g काट दो, नहीं नहीं नहीं, ये x डायरेक्शन का है तो ये y डायरेक्शन का है, दोनों अलग अलग फोर्सेस है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वही हिंज फोर्स के बराबर आएगा। तो मैं लिख देता हूँ F हिंज इक्वल्स टू Fxy, दोनों डायरेक्शन का मिला के जो रिजल्टेंट निकलने वाला है, देन F हिंज इक्वल्स टू, F की वैल्यू हम उठाना चाहते हैं, XY रिजल्टेंट की उठाना चाहते हैं, तो इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो पहले हम x वाला उठा लेते हैं, m2g का होल स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन में आपके पास है m1g प्लस m2g होल स्क्वायर, ये लो कंप्लीट का, ये हिंज पर फोर्स लगेगा, इतना फोर्स हिंज पर आएगा। समझ में आया, साफ साफ है, क्लियर क्लियर है, ठीक है, एकदम बढ़िया सवाल है। चलिए एक सवाल और करते हैं आगे। टेंशन से रिलेटेड सारे 4 सवाल मैं खत्म कर दूंगा केवल एक क्लास में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एक सवाल उठा लेते हैं, सिंपल स्क्रीनिंग का सवाल है। वैसे आईआईटी की जो स्क्रीनिंग सवाल आते हैं उनमें, यहाँ से रस्सी को खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, इधर ये लटकू राम यहाँ पर लटका हुआ है, इसको पकड़ के ये लटक गया है। लटकू राम खुद 40 किलो का है, जब ये लटकेगा तो रस्सी में टेंशन आएगा, ये नीचे लटकेगा तो रस्सी में टेंशन आएगा, इसको खींचा जाएगा रस्सी में इधर टेंशन आएगा, समझ सकते हो आप। रस्सी जो है वो 640 न्यूटन सहन कर सकते हैं मैक्सिमम, यानी टेंशन रस्सी का 640 न्यूटन है मैक्सिमम, है ना। खींच गई एकदम रस्सी 640 तक, अभी रस्सी एकदम खींची हुई है, टूटी नहीं है, टूट जाएगी इसके बाद में, ठीक है। और इस लटकू राम का है 40 न्यूटन फोर्स, जो कि इसका mg नीचे की ओर लग रहा है, जो 40 न्यूटन है। बताओ इस लटकू राम को जब ऐसे पकड़ के रस्सी से खींचा जा रहा है, तो लटकू राम जब ऊपर जा रहा है, कितने, लटकू राम जब ऊपर जा रहा है तो बताओ कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है। तो यहाँ पर देख लो बैलेंसिंग कंडीशन, T बड़ा है mg से 40 न्यूटन से, डायरेक्ट लिखूँगा। टेंशन जो 640 है, 640, अरे ये लो 640, टेंशन जो 640 है वो 40 न्यूटन से बड़ा है, 40 न्यूटन से बड़ा है, कितना बड़ा है, ma बड़ा है। 640 माइनस 40 इक्वल टू m आदमी का कितना है 40 किलो, एक ही जगह में a लिख देता हूँ, यहाँ पर आ गया 600, 40 का डिवाइड दे दो इक्वल टू a आ गया, ये लो, और 15 चौक 60 होते हैं मेरे हिसाब से। कहानी खत्म। T1 ज़्यादा है, T ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लो
खींचे जा रहा है, कैसे समझ लो आप इसे। समझ में आया? ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, यदि हमारे पास इंक्लाइन प्लेन हो, इंक्लाइन प्लेन तो क्या हो? इंक्लाइन प्लेन, यहां पर इसने लिख दिया 5 किलो, इसने यहाँ पे दे दिया 2 किलो, यहाँ पर आपके पास एक घिरनी लगी हुई है यानी पुली लगी हुई है, ये लो। इसका एंगल है 30 डिग्री, इसका एंगल है 60 डिग्री। अब तनाव वनाव निकालो, रस्सी में टेंशन निकालो। तो देखो हम एक एक को खोल खोल कर करते हैं। इस डब्बे का जो mg है यानी 20g वो नीचे की ओर लग रहा है। इस डब्बे का जो mg है, इधर थोड़ी लगता है mg, हम तो बावड़े हो रखे। mg इधर थोड़ी लगेगा, mg हमेशा लाइन ऑफ ग्रेविटी की ओर लगेगा। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी ये है यानी 20g इधर लग रहा है, 50g इधर लग रहा है। अरे भाई m इंटू जी, m 20 है, 2 है, सॉरी 2 है तो आप 2g लिखो ना इधर, और इधर 5 है तो 5g लिख दो ताकि आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं। जब मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था तो उसमें इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल भी पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि 2 प्लेन जब थीटा एंगल पर होते हैं तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये लो, और इस प्लेन का परपेंडिकुलर, इस प्लेन का परपेंडिकुलर, इसका लंबवत कुछ ऐसा होगा, ऐसा। अरे भाई इस लाइन का लंब तो ऐसे आएगा और इस लाइन का लंब ऐसे आएगा। ठीक है, तो जब 2 प्लेन ऐसे बना देता हूँ, तो जब 2 प्लेन आपस में थीटा एंगल पर होते हैं तो उन दोनों के जो लंब होते हैं उनके बीच का एंगल भी क्या होता है? थीटा होता है। उनके बीच का एंगल भी क्या होता है? थीटा होता है। इस लाइन का लंब ये है, इस लाइन का लंब ये है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, यानी इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये होगा, और इसने भी एंगल यहाँ पे बना रखा है 30 डिग्री। इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है और ये वाला जो लाइन होगा इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा आएगा, लंब ऐसा आएगा, ये लो, इसने यहाँ पे एंगल बना रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो 2 कंपोनेंट बटेंगे इस 2g के। एक 2g का कंपोनेंट नीचे हो जाएगा 2g cos थीटा, जो कि नॉर्मल को बैलेंस करेगा, लेकिन नॉर्मल फोर्स अभी हमने पढ़ा नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करता है ये। ठीक है, नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होता है जो 2 सरफेस आपस में लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, लेकिन हम बाद में बात करेंगे। इस 2g का एक और कंपोनेंट आएगा जो इधर आएगा, और वो जाएगा 2g sin 30। इस 5g का एक कंपोनेंट, भाई 5g तो यहाँ है ना, यहाँ है 5g। इस 5g का एक कंपोनेंट इधर आएगा, लाइट चली गई है। ठीक है, लाइट आने दो। तो चलिए आगे बात करते हैं। लाइट आ गई है, अब चली जाती है, कभी कभी संडे को जाती है, आपको पता है। तो ये जो 5g है इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा 5g cos थीटा, और एक कंपोनेंट कहीं आगे की ओर आएगा। 2 कंपोनेंट होंगे ना, एक इधर एक इधर, ये होगा 5g sin थीटा। साइन 60 लिख देता हूँ मैं, साइन 60 लिख देता हूँ। ये 5g cos थीटा नॉर्मल को बैलेंस करेगा, तो मैं n2 लिख देता हूँ, नॉर्मल को n1 लिख देता हूँ। इधर वाला n1 नॉर्मल है, इधर वाला n2 नॉर्मल है, बट नॉर्मली हमने नॉर्मल पढ़ा नहीं है ना? क्या बात है, नॉर्मली नॉर्मल हमने पढ़ा नहीं है। हाँ, नॉर्मली अभी तक हमने नॉर्मल पढ़ा नहीं है, तो हम नॉर्मल के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हमें केवल टेंशन से मतलब है। तो देखो एक रस्सी एक टेंशन, तो इधर ले लो तुम T, इधर ले लो तुम तनाव T। ले लिया। मान लो 5 किलो का डब्बा भारी है तो 5 किलो का डब्बा इधर भागेगा, इधर भागेगा ना, सीधी सी बात है। और इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा A, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा A। अब सिंपल सी बात है यार, अब तो तुम आसानी से कर सकते हो। A इक्वल तो आपके पास होता है F नेट डिवाइड बाय M टोटल। सिंपल सी बात है। F नेट यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करके। T इक्वेशन बना लो, देखो ऐसे 5g साइन 60 माइनस T, ये बड़ा है ये T छोटा है, इसीलिए तो डब्बा आगे की ओर आ रहा है। कितने एक्सीलरेशन से आ रहा है? ma। इस पे फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन a होगा। 5 किलो का डब्बा है तो मैं लिख देता हूँ 5a, इक्वेशन नंबर 1। इधर देखते हैं तो इधर लिखेंगे हम 2g, सॉरी t बड़ा है क्योंकि ऊपर की ओर भाग रहा है, तो यहाँ पर है t बड़ा, तो t माइनस नीचे की ओर माइनस करेंगे
2g साइन 2g साइन 30। क्लियर है? बराबर इसका भी एक्सीलरेशन a होगा तो यहाँ पर भी लिखेंगे a और साथ में लिखेंगे m यहाँ पर 2 किलो तो मैं लिखूंगा 2a। इक्वेशन नंबर 2। बस अब इसको आपको सॉल्व करके कन्फर्म करना है। ठीक है, अब आपका काम है ये। इधर से चलना चाहे तो एफ नेट की बात करते हैं तो 2 फोर्स लग रहा है। देखो इस डब्बे को यदि मैं पकड़ के इधर कर लूँ तो एक फोर्स तो इधर लगेगा जो कि आपका एफ जी साइन 30 है, एक फोर्स इधर लगेगा जो कि आपका 2g साइन 30 है। तो टोटल फोर्स आपका लगेगा 5g साइन 30 नहीं है, साइन 60 है। 5g साइन 60 माइनस 2g साइन 30, m टोटल मास आपका 5 और 2 7 है तो 5 और 2 7 लिख दीजिए। a सीक्वल्स टू 5 g बाहर निकाल लीजिए, ये लो 5 साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2 माइनस g बाहर आएगी आपके पास बचा है 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, नीचे बच गया 5 और 2 7। a इक्वल्स टू g की वैल्यू आपकी 10 है, यहाँ आपके पास 7 है, मेरा लिख देता हूँ यहाँ पे g लिख देता हूँ, g है। अब देखो आपके पास जो भी बनता है 5√3 माइनस 1 ये आपका एक्सेलरेशन आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है बट मैंने यहाँ पर ले लिया है, जो ले लिया ये है। आपको टेंशन निकालना है, इन इक्वेशन में से किसी में भी एक की वैल्यू रखो, टेंशन निकाल लो भाई। ठीक है, ज़्यादातर 30-60 दे सकता है, ज़्यादातर जो देता है वो 37-53 करके देता है ताकि आपका आसानी से हो जाता है काम। ठीक है, और 37 एंगल के लिए और 53 एंगल के लिए आप खुद करेंगे घर पे ट्राई, ये आपका काम है। ठीक है, तो नॉर्मली जितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस बनते हैं पुली के केस में, इस तरह के जो इंक्लाइन प्लेन पर, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। ये सारे बेसिक्स है। यदि आपको यहाँ सब कुछ क्लियर समझ में आ गया तो समझ लीजिए टेंशन का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब इतनी देर हमने जो टेंशन के सवाल लिए उनमें हमने सब में मास लेस रोप लिए, आइडियल रोप लिए, यानी इस रोप का तो कोई द्रव्यमान लिया ही नहीं। ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे ए के लिए निकाला है, ए जो कि एफ नेट डिवाइड बाय एम टोटल होता है, वो सब जगह काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, बस आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अदरवाइज इक्वेशन आपके पास है, कैसे इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैसिव रोप की। अब तक हमने मास लेस रोप लिए, अब हम बात करेंगे मैसिव रोप की जिसका द्रव्यमान होगा। तो कैसे लिया जाए, तो देखो मान लो आपने एक रस्सी लटका दी भाई, ये लटका दी रस्सी, मैं एक ही पॉइंट पे सारी कहानी पढ़ूंगा। ठीक है, ये लटका दी रस्सी, ठीक है, ये रस्सी 5 मीटर लंबी है और 15 किलो इसका वजन है। 5 मीटर लंबी है, 15 किलो इसका वजन है। रस्सी के पास पॉइंट है यहाँ पर एक, जिसके ऊपर मैंने 3 किलो का पत्थर और बांध दिया है, 3 किलो का पत्थर और बांध दिया लास्ट एंड पर। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखना, मैं 3 पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट मैं कहीं यहाँ पर ले लेता हूँ बी पॉइंट, एक पॉइंट में यहाँ पर ले लेता हूँ ए पॉइंट, एक पॉइंट में यहाँ पर ले लेता हूँ मैं सी पॉइंट। ठीक है, मुझे टेंशन एट ए, टेंशन एट बी और टेंशन एट सी तीनों निकालने हैं, ए बी और सी तीनों निकालने हैं। ठीक है, क्लियर है। ये जो ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ये 3 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा खेल खेलते हैं। क्या होगा खेला, एकदम ध्यान से देखना है, समझ जाओगे आप। पहले पॉइंट सी पर फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं। तो पॉइंट सी आपका यहाँ पर है, इस पॉइंट सी पे केवल एक ही चीज लग रही है, 3 किलो। 3 किलो नीचे की ओर लटका हुआ है, यानी मैं इसको सीधा सीधा ले सकता हूँ। 3 किलो के लिए जो mg आएगा वो आएगा 13 न्यूटन। और इस पॉइंट पर केवल एक टेंशन है TC, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TC। ठीक है, ये पॉइंट सी है जिसका TC का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो सिंपल सी बात है, TC बराबर आपके पास हो जाएगा 30 न्यूटन। ये पॉइंट सी का खेल हो गया। पॉइंट बी की बात करते हैं, पॉइंट बी की, ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी के ऊपर रस्सी अपने आप को सिकुड़ने की कोशिश करेगी तो टेंशन आएगा TB ऊपर की ओर, TB ऊपर की ओर आएगा। लेकिन नीचे देखो ये रस्सी नीचे भी लटकी हुई है तो रस्सी का भी वजन है, रस्सी का भी वजन है। तो रस्सी का जो वजन होगा वो कितना होगा, हमको पता है कि 5 मीटर में 15 किलो है तो 1 मीटर के अंदर कितना होगा, 3 किलो होगा। अरे रस्सी की मोटाई यदि समान है, समान मास सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका मतलब 1 मीटर में उसके बाद 3 किलो है। यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर है, 2 मीटर है।
तो 2 मीटर का हो जाएगा 2 इंटू 3 ना, 3 किलो 1 मीटर में है, तो 2 इंटू 3 6 किलो। रस्सी का खुद का यहाँ से यहाँ तक का वजन 6 किलो है भाई, ठीक है। तो नीचे की ओर लगेगा 6g, नीचे की ओर लगेगा 6g, mg लगेगा ना। तो यहाँ पर 6 किलो लिख दिया है मैंने और नीचे की ओर लटका दिया है 6g। इसके अलावा 3 किलो नीचे लटका हुआ है, तो 3 किलो की वजह से लगेगा 3g। और अब जो टेंशन TB है, यदि ये बैलेंसिंग कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो जो TB है वो 2 लोगों को बैलेंस करेगी, 6g को और 3g को, और TB इक्वस्ट हो जाएगा 9g। g की वैल्यू 10 रखोगे तो आप लिखोगे 90 न्यूटन। ये लो, आप लिखोगे 90 न्यूटन। ये एक्स्ट्रा जुड़ेगा, आप ऐसे समझ लीजिए। मिस ये बी पॉइंट है, इसके ऊपर टेंशन ले लेता हूँ TB, इस रस्सी को समेट लेता हूँ, ऐसे इकट्ठा कर लेता हूँ और एक डब्बा लटका देता हूँ। ये मेरे पास है 6 किलो का, साथ में एक डब्बा और लटका हुआ है, ये डब्बा है मेरे पास 3 किलो का, यानी टोटल डब्बे 6 + 3 9 किलो हो गए हैं। यानी TB जो है वो बैलेंस करेगा 9 किलो को, यानी 9 किलो इंटू जी यानी 10, तो हमारे पास TB बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा 90 न्यूटन। देखो यही निकल गया है, समझ गए, ये कहानी है इसकी। हम पॉइंट ए की बात करते हैं, पॉइंट ए पर TA जो कि ऊपर की ओर है, बैलेंस करेगा पूरी रस्सी को। इसमें पूरी रस्सी का मास आएगा, पूरी रस्सी का मास 15 किलो है, तो पूरी रस्सी का mg जो होगा वो होगा 15g, प्लस ये 3 साथ में चिपके हुए हैं, तो इनका हो जाएगा 3g, और TA बराबर अब आपके पास हो जाएगा 15 3 18g, यानी 180 न्यूटन। मैसिव रोप का ये खेल है, मैसिव रोप में ऐसा होता है ना। तो देख लेना, रस्सी जो है मैसिव है या मासलेस है, वहाँ पे बताया जाएगा मैसिव रोप, तो समझना कि उसके पास मास है, वहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। 1-2 और इसके सवाल उठाते हैं पर अच्छे खासे, ठीक है। देखिए चलिए भाई उठा ले, सवाल उठा लेते हैं, अब तो ज़रूरी है, ठीक है। डब्बा लटकाते हैं, इधर ऐसे लटका दिया डब्बा, अब इधर लेते हैं। एक डब्बा लगा दिया मैंने इधर जिसका मास है m, एक रस्सी लटका दी इधर, ये लो, एक रस्सी लटका दी मैंने इधर, ठीक। L लेंथ है इसकी, L लेंथ, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पर चाहिए, मैंने यहाँ से इसको खींचा F4 से, रस्सी को खींच रखा है मैंने F4 से, डब्बा चल भी रहा होगा, ठीक है। डब्बा चल रहा है एक्सीलरेशन से, रस्सी का खुद का मास जो है वो स्मॉल m है, डब्बे का मास कैपिटल M है, रस्सी का मास स्मॉल m है, रस्सी का मास स्मॉल m है। मैं कहूँ कि एक्सीलरेशन निकालो, तो आप भी से एक डब्बा मान लो ना, क्या दिक्कत है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है F नेट डिवाइड बाय M टोटल, आसानी से निकाल सकते हैं। F नेट मैंने फोर्स लगाया F, M टोटल इस डब्बे का मास प्लस इस रस्सी का मास, कंप्लीट हो गया खेल। यहाँ पर बोला जाए टेंशन निकालो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लेंथ L है, M देखो L लेंथ पर मास मिलता है आपको M, तो एक यूनिट पर कितना मिलेगा M/L, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर टेंशन निकालना है, एक पॉइंट में यहाँ दे देता हूँ। तो जब मैं डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो डब्बे के ऊपर टेंशन तो सीधा ही लगेगा, टेंशन तो सीधा ही लगेगा, और इस पॉइंट पर T बराबर हो जाएगा MA, डब्बे का मास, डब्बे का मास, यानी T बराबर M A, ये रहा आपका F M प्लस स्मॉल m, कंप्लीट हो गया खेल यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बात करूँ इस B पॉइंट की, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो B पॉइंट की बात करते हैं दोबारा। ये आपका एक डब्बा है, इस पर M है, रस्सी यहाँ पर है, रस्सी का मास भी गिना जाएगा। आधी लेंथ ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लेंथ ले लेता हूँ x, कितनी लेंथ ले ली मैंने x। तो देखो मेरे को पता है एक यूनिट लेंथ का मास होता है M/L, ये तो पता नहीं कितनी मीटर है, मान लो खूब 10 मीटर 20 मीटर, तो 1 मीटर का मास कितना होगा, 1 मीटर का मास कितना होगा। मैंने क्या किया, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, 1 मीटर का मिल गया। मेरी लेंथ कितनी है, x मीटर है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x से, मेरे पास टोटल मास आ जाएगा यहाँ पर। अब मुझे चाहिए टेंशन, इस पॉइंट पे रस्सी तो कट गई आपकी, तो टेंशन की बात करें, इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, एक ही बात आपको समझ में आनी, ठीक है। मुझे चाहिए टेंशन, ठीक है भाई, बैलेंस करना पड़ेगा इसको, इधर से बैलेंस कर लेते हैं अपन, इधर से खींचोगे ऐसे, टेंशन आप इधर खींच रहे हो, टेंशन रस्सी का टेंशन इधर इस पॉइंट पे, इधर से लेना चाहो इधर से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आधी रस्सी उड़ानी पड़ेगी आपको, और क्या दिक्कत है, ठीक है भाई, ठीक है।
ठीक है। अब इस पॉइंट पे यदि मुझे टेंशन चाहिए तो क्या करें? तो सिंपल सी बात है, जितना टेंशन आपको चाहिए, जिस पॉइंट पर टेंशन चाहिए, बात वहीं की करेंगे, बात वहीं की करेंगे। फोर्स को बैलेंस बना के रखना है। तो इस पॉइंट पे इधर भी टेंशन है, इधर भी टेंशन है। हम इस डब्बे को इधर खींचना चाह रहे हैं तो ये टेंशन इस डब्बे को इधर लेकर जा रहा है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं T माइनस इन दोनों का मास कितना है, एक का मास है m और एक का मास है mx, और नहीं हाँ mx अपॉन l। टोटल मास आ गया ये लो भाई, टोटल मास हमारा ये आ गया, टोटल मास हमारा ये आ गया। तो यहाँ पे टेंशन बराबर तो ये रहेगा, टेंशन बराबर हो जाएगा ये इंटू ए, एक्सीलरेशन ये ना। तो T इज इक्वल टू m प्लस mx अपॉन l। क्लियर है? एक ही जगह में उठा के वो रख देता हूँ, m कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये लो, टेंशन का फोर्स आ गया, समझे? तो चलिए इस तरीके से टेंशन निकाला जाएगा। समझ गए मेरी बात? भाई दो मास आ जाएंगे ना, इस डब्बे को पूरे को हिला के लेके जा रहा है तो m और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर ये डब्बा पूरा जाएगा, इस टेंशन से जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो आपको चलना किधर, आपको इधर जाना है तो ये टेंशन लेके जा रहा है। यदि आपको केवल एक रस्सी दी हुई रहती है इतनी सी, चलो इसका सवाल हम इधर करते हैं, ये ऐसे बता देता है कि रस्सी दी होती, इधर फोर्स F लगाता और आपको यहाँ से x डिस्टेंस दी हुई रहती है और आपको पूछता है इधर टेंशन, तो इसका टेंशन इधर होता, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे ध्यान देना फोर्स किधर लग रहा है, थोड़ा सा इस डायरेक्शन का ध्यान रखना है ना, क्योंकि रस्सी अपने आप को उल्टा खींचने की कोशिश करती है भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में आपका टेंशन का खेल पूरा। चलिए ऐसा एक सवाल उठाते हैं। आपके पास ये रस्सी है, ये लो, ये रस्सी है, इतनी बड़ी सारी रस्सी है, बड़ी सारी रस्सी है। रस्सी का मास है m, इसकी टोटल लेंथ है l, ठीक है। यहाँ पर आपने फोर्स लगा दिया F, रस्सी जा रही है, मैं कहूँ कि रस्सी का एक्सीलरेशन निकालो तो आप लिखेंगे F टोटल F नेट डिवाइड बाय m टोटल, और F नेट आपका F ही है लेकिन m टोटल भी आपका m ही है, यानी एक्सीलरेशन आ गया। मैंने कहा इस पॉइंट पे आओ भाई, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे निकालो टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन निकालो जिसका नाम लेता हूँ मैं P पॉइंट पे टेंशन निकालो जो यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस पे है। तो P पॉइंट को देखो, केवल मैं इस रस्सी को इतना काट लेता हूँ, बाकी को भूल जाता हूँ। तो ये P पॉइंट है, यहाँ पर फोर्स लगेगा F1। तो ये टेंशन जो है रस्सी से खींचेगी तो नहीं, रस्सी अपने आप को अंदर की ओर खींचने की कोशिश करेगी तो टेंशन लगेगा T1। यदि आप इधर डब्बा लगा के ऐसे बात करते, बट डब्बा इधर फोर्स लगाते तो फोर्स उधर ही लगता है, टेंशन उधर ही लगता है, ये पूरा एक मास माना जाता है। फिलहाल यहाँ पर इधर कोने की बात चल रही है, तो इधर देखो, इधर वाला इस पर, ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर रहेगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स है। लेकिन हमें इस पोर्शन की बात करनी, इसकी नहीं करनी, तो इस वाले पोर्शन पे क्या लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो F एंड T1, यहाँ पर देखो, यहाँ से है x डिस्टेंस, मुझे चाहिए एक्सीलरेशन के हिसाब से a, क्लियर है। तो इसका मतलब आपका F जो है वो ज़्यादा है टेंशन से, कितना ज़्यादा है, उस फोर्स को हम लिखते हैं ma, आप लिखोगे F, टेंशन की जगह तो आप टेंशन नहीं लिखोगे, लेकिन m की जगह क्या लिखोगे, पूरा मास लिखोगे क्या, नहीं, टोटल मास L लेंथ पे मिलता है, टोटल मास m, तो एक पर मिलेगा m बाय L, तो x पर कितना मिलेगा, x लेंथ के लिए मिलेगा m बाय L x, तो आप यहाँ पे लिखेंगे m x बाय L और यहाँ पे लिखेंगे a। टेंशन चाहिए T, तो F, इसको इधर उठा लाओ, आप लिखोगे माइनस का m x L a, T इक्वल्स टू F माइनस m x अपॉन L। ये जो a है उसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, L को लिख, एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं टोटल F डिवाइड बाय m, आपके पास m से m कट जाएगा, T इक्वल्स टू F आप कॉमन ले लोगे, आपके पास बचेगा a माइनस x अपॉन L। ये आपका देखो तनाव का फॉर्मूला भी निकल कर आ गया है, ये आपका तनाव का फॉर्मूला भी निकल कर आ गया। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्लॉक के साथ किस हिसाब से बात की जा रही है, रस्सी को ऐसे पटक दिया जाए तो कैसे बात चलेगी, और रस्सी को सीधा लटका दिया जाए तो कैसे बात चलेगी, समझ में आया? ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हमने टेंशन से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते थे, जिस टाइप के बनते हैं उस सभी टाइप्स के सवालों को ले लिया है।
ठीक है। यदि ये आपको पूरे कॉन्सेप्चुअल समझ में आ गए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इनका पूरा पीछे की कहानी क्लियरली समझ में आ गई है, तो टेंशन का ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी नॉर्मल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड होगी। हम नॉर्मल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे जहाँ नॉर्मल और स्प्रिंग दोनों आती हो, जहाँ नॉर्मल और स्प्रिंग दोनों आती हो, ठीक है। उसके बाद एक क्लास हमारी कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप पे रहेगी, उसके बाद में एक क्लास हमारी फ्रिक्शन पर रहेगी, और एक दो क्लास हमारी सेंट्रीपिटल से लेकर और तुम्हारी बैंकिंग रोड पर रहेगी, जो इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। इसके बाद हम एनर्जी चालू करने वाला, तो इन 3-4 क्लास का और ये चैप्टर बाकी है कम से कम, और जहाँ पर आपको सुपर कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, मंत्रास मिलने वाले हैं। आज की क्लास लंबी हो गई है क्योंकि मुझे सब कुछ बताना था। मैं कल रिकॉर्ड करता इसको, जैसे मैंने आज की क्लास डाली है, कल भी रिकॉर्ड करने का था 2 पार्ट का, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने एक जगह डाला है। इसलिए कल की क्लास थोड़ी छोटी डाली थी मैंने, ठीक है, जहाँ हमने केवल रॉकेट प्रोपल्सन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी, मज़ा आया, टेंशन से रिलेटेड सभी सवालों के आपके कॉन्सेप्ट पूरे हुए हैं, आपका मन लग गया है कि अब तो टेंशन के सवाल कुछ भी आ जाए हम फाड़ के रख देंगे, तो सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, ये कुछ नहीं चाहिए, कमेंट करो। अच्छा लगा अच्छा बोलो, बुरा लगा बुरा बोलो, कमी है कमी बोलो, सुधारी जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ आप ही के लिए किया जा रहा है, ठीक है। अब मुझे खुद की गलती तो खुद को पता लगेगी नहीं ना, इसलिए आप वहाँ पे बता सकते हैं मैं क्या क्या सुधार करने हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अकेले विष्णु सर का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट्स के लिए है, समझ गए। जो पूरी फेस करते हैं लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और अपनी स्टडी को बरकरार नहीं रख पाते हैं, उनके लिए है, सबके लिए है, बस मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दीजिए आज्ञा, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।